अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं अलीना शिकरी। कहते हैं सियासत के सीने में दिल नहीं होता, और शायद सही कहते हैं। इसकी एक दर्दनाक मिसाल 8 साला अम्मार इबाद की वफात की सूरत में हमारे सामने है। अम्मार इबाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार रहनुमा मियाँ इबाद फारूक के बेटे थे। मियाँ इबाद फारूक को 9 मई के वाक़े के बाद 10 मई को गिरफ्तार करके नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया था। इस गिरफ्तारी की खबरें तमाम टीवी चैनल्स पर भी चली और सोशल मीडिया पर भी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर मियाँ इबाद फारूक को अदालत में पेश करने के बजाय पंजाब पुलिस की जानिब से उनके घर वालों को हिरासा करने का एक तवील सिलसिला शुरू हो गया। पंजाब पुलिस बार बार मियाँ इबाद के घर पर रेड करती और घर वालों से उनकी गिरफ्तारी के लिए पेश करने का मुतालबा करती, जिसके लिए छोटे छोटे बच्चों के सामने उनकी माँ और दादी से बदतमीजी से पेश आती। मियाँ इबाद फारूक के घर वालों के मुताबिक पुलिस छापों के दौरान कोई लेडी कांस्टेबल पुलिस नफरी के हमरान नहीं होती थी। जो वक्त गुजरता गया, पुलिस की जानिब से इन छापों में न सिर्फ तेजी आती गई, बल्कि घर की खवातीन के साथ उनका रवैया भी मजीद नाजेबा होता गया, जिसका इजहार कमसिन अम्मार की दादी ने एक इंटरव्यू में भी किया। साढ़े घर पुलिस रोज रेड करती सी। एक दिन ऐसा हुआ, उन्हें पकड़ लिया मैनू भी ते मेरी बहू नूं। वो बच्चा वेख के ज्यादा टेंशन लई, उन्हें इन्ना शोर किया बच्चों नूं छड्ड के सानू लै गया। बिल्कुल माशाअल्लाह ठीक सी, सारिਆਂ नालों माशाअल्लाह हेल्दी भी सी, ठीक। कहंदे सी सानू आबाद चाहिदा, ते मैं अगों कहंदी सां जांदी मामा भी कहंदी सी भी बाद तुसीं ले लिया, साडे कोल हुण बाद कित्थों असीं देईए तुहानू। नाज़रीन, अम्मार की दादी का कहना था कि अम्मार पहले ही अपने वालिद की जुदाई से बहुत परेशान था। पुलिस की जानिब से उनकी और अम्मार की वालदा के साथ तज़हीक आमेज रवैये और गिरफ्तारी ने उसको मजीद परेशान कर दिया। इन तमाम हालात और वाक़यात का नन्ही सी जान के ज़हन पर इतना बुरा असर पड़ा कि अम्मार की बोलने की सलाहियत ही मुतासर हो गई। जब वो पुलिस की तहवील से घर वापस आए तो ना सिर्फ अम्मार की सेहत पहले से बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, बल्कि वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। इस बात की तस्दीक चिल्ड्रंस अस्पताल लाहौर की रिपोर्ट में भी सामने आई। चिल्ड्रंस अस्पताल की रिपोर्ट 31 जुलाई की जो रिपोर्ट में वाज़े तौर पर लिखा गया है कि मरहूम अम्मार इबाद की ऐसी दिमागी हालत 2 से 3 माह कबल हुई, जिसके बायस ना सिर्फ उसकी बोलने की सलाहियत चली गई, बल्कि उसको चलने में भी शदीद दुश्वारी का सामना था। घर पर पे दर पे होने वाली पुलिस रेड्स ने मासूम अम्मार के दिमाग पर ऐसे भयानक नकूश छोड़े कि उसकी याददाश्त भी इन वाकयात से सख्त मुतासिर हुई। नन्हे अम्मार की 13 जून की रिपोर्ट के मुताबिक उसको गहरा सदमा पहुंचा था। अम्मार इबाद की तमाम मेडिकल रिपोर्ट सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाले प्रोपेगेंडे कि अम्मार को खुदा न ख्वास्ता बचपन से कोई ज़हनी बीमारी थी या अम्मार किसी माजूरी का शिकार था कि नफी करती हैं। इस तमाम तर रंजीदा सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ अम्मार इबाद के चचा मोहम्मद तसव्वुर चौधरी साहब मौजूद हैं। सबसे पहले तो ये बताइएगा, क्योंकि बड़ी खबरें इस तरह की गर्दिश कर रही हैं, मेडिकल रिपोर्ट सामने आई हैं, आप बताइएगा कि क्या इन 8 सालों में अम्मार को कोई भी तबीयत से मुतालिक कभी कोई परेशानी, कभी कोई ऐसी कैफियत का सामना करना पड़ा जो मेडिकल रिपोर्ट्स का भी इस वक्त जिसमें हवाला दिया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बहन, देखें कि अम्मार की उम्र 8 साल 7 माह थी, ठीक है, और उसको कभी जिंदगी में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था। किसी भी मेडिकल रिपोर्ट में ऐसी कोई चीज नहीं है कि बच्चा पहले से बीमार था या इसको कुछ इशू था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बच्चा बिल्कुल बेहतरीन, एक अच्छा स्टूडेंट था, एक अच्छा बेटा था और अच्छा खेल कूद वाला बच्चा था। वो अपने स्कूल में अच्छी क्रिकेट खेलता था, फुटबॉल खेलता था और उसके अलावा दीगर जो खेले हैं उसमें हिस्सा लेता था। कभी उसको कोई किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं था। ये सारा मामला जब उसके वालिद गिरफ्तार हुए हैं, बाद में उसकी वालदा गिरफ्तार हुई है, बाद में उसकी दादी को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद ये सारे मामला हुए हैं। ये जो किया है हमारे साथ तो बिल्कुल पंजाब पुलिस ने किया है, इसमें कोई नहीं। उन्होंने घर में रात को आना, 2 बजे छलांग लगानी, 10-10 गाड़ियां और 10-10 गाड़ियां आ रही हैं, 10-10 100 उनमें लोग आ रहे हैं और घर के दरवाजे तोड़ रहे हैं। बच्चे हैं, बच्चे देखें, बड़ा भी आदमी हो, पंजाब पुलिस के सामने कोई खड़ा नहीं होना चाहता, बिल्कुल ठीक है। तो वो तो बच्चा था, बच्चा देख के उसकी वालदा को, जब मेरी वालदा को मेरे सामने बालों से पकड़ के घसीटा जाएगा, कि मैं चाहे जितनी बड़ा मर्जी हूँ, मेरी उम्र चाहे 60 साल हो जाए, तो मैं तो बर्दाश्त नहीं करूंगा। या मैं कुछ ना कुछ किसी के साथ लड़ पड़ूंगा, या मैं अपने आप को कुछ करूंगा, या अल्लाह की तरफ से मुझे कोई हार्ट अटैक भी हो सकता है। बच्चे को बेसिकली दिमाग का अटैक हुआ है।
दिमागी अटैक होने के बाद वो बच्चा इस सूरत हाल से गुजरा है। बिल्कुल। आपने वो सोशल मीडिया पे उसके टीचर्स के बयान भी देखे, बिल्कुल चीजें, बिल्कुल सही। तसव्वुर साहब, कता कलामी की माफी, लेकिन मैं उसी जो स्पिन एक नैरेटिव, एक बयानिया बनाया जा रहा है, उसी से मुतालिक कह रही थी कि मेडिकल रिपोर्ट्स मेरे भी सामने पड़ी हैं जिसमें जिक्र है कि 2-3 माह पहले, 2-3 माह कबल, यानी कि ये जब से वालिद साहब को गिरफ्तार किया मार के, उसके बाद से ये कैफियत, ये कंडीशन आपके भतीजे की जो है बनी, और जिसमें जो चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं, और इसमें एक एक्यूट ग्रीफ अटैक की बात की गई। आपने भी जो जिक्र किया कि ये बच्चे को गहरा सदमा जो है वो पहुंचा वालिद की गिरफ्तारी के बाद। आपने जिस तरह मेंशन किया कि पुलिस की जानिब से बार बार छापे जो मारे गए, घर आ रही थी पुलिस, अभी भी हरासा करने का सिलसिला क्या जारी है? नहीं, अभी उन्होंने क्या हरासा करना है। देखें, अब्बास फारूक जो है वो तो किसी इधर कैंट वाले एरिया में मौजूद ही नहीं थे। उनकी अमेरिका की बिजनेस टूर था उनका, वो पहले से प्लान था। टिकट उनकी 5-6 दिन पहले हुई थी। 9 मई को वो तकरीबन 4-4:30 बजे निकले हैं यहाँ से, ठीक है, घर से, और वो तो सीधा एयरपोर्ट पे गए। एयरपोर्ट पे उनकी फ्लाइट थी 9 बजे, 8-8:30 बजे उनकी फ्लाइट थी। वो उधर से एयरपोर्ट से उनको गिरफ्तार किया है। और ये वाकया जो हो रहा है ये तकरीबन 6 बजे के करीब वाकया हो रहा है, कैंट वाला, ठीक है। बात यह है कि जिस मुकदमे में अब्बास को रखा गया है वो किसी भी उसमें कैंट वाले एरिया में ना दाखिल हुआ है, ना उसकी मोबाइल लोकेशन है, ना उसकी पिक्चर्स हैं। उसका बिजनेस टूर था, वो बिजनेस टूर के लिए जा रहा था अमेरिका, और ये छापों का सिलसिला अब तो बंद हो गया। देखिए, अब हमारा रह के क्या गया, हमारा बेटा था जो 9 साल का बच्चा था, और हमारे घर की रौनक थी, सब कुछ वही था हमारे लिए। तो देखें, हम तो डिप्रेशन का शिकार हैं, परेशान हैं, इसी वजह से हमारा बच्चा था। ये 9 मई को अब्बास गिरफ्तार हुए हैं, 16 मई को ये सारे मामला, ये 16 मई को ये मामला हुआ है, ठीक है। बच्चा हमें जो महसूस हुआ है ना, वो 17 से 18 मई को हमें महसूस हुआ है कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम है। ये स्कूल से इत्तला आई थी क्या, जिस तरह से कुछ खबरें गर्दिश भी कर रही थी? जी, स्कूल ही हमें टीचर ने कहा, एक दिन ये अपनी बुक्स छोड़ आया स्कूल में, दूसरे दिन ये अपनी शर्ट उतार के स्कूल में छोड़ आया। 17-18 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद ये कभी कुछ 2-3 दिन इसने ये किया, और एक दिन वो पेपर एग्जाम चल रहे थे, इसके 3 क्लास में था उस वक्त, फिर अभी 4 में प्रमोट हुआ था, इसके एग्जाम चल रहे थे, और जो इसके पेपर थे वो उस पर सिर्फ और सिर्फ ये पापा पापा लिखता था। और मुझे टीचर ने कहा कि ये बच्चा बड़ा काबिल बच्चा, हमारा टॉपर बच्चा क्लास का, ये मॉनिटर भी है क्लास का, लेकिन उसके बाद इसको कोई प्रॉब्लम है। हमने कहा कि चलें ठीक है, आबाद भाई अपने घर में रहते हैं, मैं दूसरे घर में रहता हूँ। मैंने कहा कि चल भाभी को, मैंने कहा इसको मेरे पास ले आओ घर। वो घर लेके आ गई। मैंने उधर बच्चे को देखा कि बच्चा जो है ना वो बेचारा घर से निकला है चीज लेने के लिए, और वो गुम गया। उसको हम ढूंढते रहे, ढूंढ के लाया, मुझे पता लग गया इसको कोई प्रॉब्लम है। उसके बाद हम फरूक हॉस्पिटल ले गए, वहां पे जाके टेस्ट वगैरह करवाए हैं उन्होंने, सारी जितने भी उनकी रिक्वायरमेंट थी वो टेस्ट करवाए। टेस्ट करवाने के बाद पता चला, डॉक्टर ने बताया कि इसको तो दिमाग का अटैक हुआ है, इसने कोई टेंशन ली है, इसको दिमाग का अटैक हो गया, और उसकी वजह से ये बेचारा ऐसे हो गए। तो उसके बाद फिर हम हॉस्पिटलों के चक्कर, कभी सांबा, कभी कराची, कभी किधर के सारे 3 माह हमारे ऐसे गुजरे हैं, और कल वो अल्लाह को प्यारा हो गए। तसव्वुर साहब, मुझे ये बताइएगा कि सियासी वाबस्तगी आपके भाई की चूंकि थी, और उन्होंने बड़े क्लियरली आके कैटेगोरिकली उन्होंने कहा था कि जी वो टिकट वापस करते हैं, उसके बावजूद भी ये सिलसिला जारी रहा, जो कि बड़ा अफसोसनाक था। सियासी वाबस्तगी की बिना पर अस्पताल के रवैये में कोई तलखी देखी गई या इलाज में कोई रुकावट? देखें, बात पता क्या है, जब किसी की वालदा को गिरफ्तार किया जाए, किसी की मिसेज को गिरफ्तार किया जाए, किसी के बच्चों को या माल बनाया जाए, उसको जो आप किसी को पकड़ के घर में बंद करके या किसी कमरे में बंद करके जो मर्जी वीडियो बयान ले सकते हैं, उससे कोई गर्ज नहीं है हमें, ठीक है, उससे हमें कोई गर्ज नहीं है। और हॉस्पिटलों की पोजीशन ये थी कि हॉस्पिटल जो इत्फाक हॉस्पिटल वालों ने हमारे साथ ज्यादती की है। इत्फाक हॉस्पिटल ये सियासी इशू बना के, उनको पता चला सियासी इशू है, ठीक है, उन्होंने बड़ी मुश्किल, हम बार बार उनके पास जाते रहे कि वो, ये मीडिया की वजह से मैं समझता हूँ कि इशू बना कि मीडिया वाले बार बार हॉस्पिटल आते थे, वो हमें पूछते थे, हम उनको अपना बताते थे कि हमारे साथ ये जुल्म हुआ है। वो फिर MS के पास जाते थे कि रिपोर्ट क्या कहती है, MS बेचारे के पास कोई जवाब नहीं था, और ऊपर से सियासी प्रेशर था उनको शायद,
तो उन्होंने उस वजह से वो भाई को भी हमें वहां से डिस्चार्ज, जबरदस्ती डिस्चार्ज किया उन्होंने। जबरदस्ती इत्तेफाक अस्पताल वालों ने डिस्चार्ज कर दिया, आप कह रहे हैं? जी बिल्कुल, इत्तेफाक हॉस्पिटल वालों ने हमें जबरदस्ती डिस्चार्ज किया। और उस वक्त भी बच्चे की कंडीशन सीरियस थी, हम बार बार इंतजार करते रहे एमएचए की या सुदाखला से। अब ये मीडिया वालों को हम तो नहीं बुलाते, ये खुद आ जाते हैं। अब इनको रोको, गेट पे रोक दे, हमें क्या। और आप कह रहे हैं कि सियासी दबाव के नतीजे में आके उन्होंने डिस्चार्ज किया? ये देखें, ये हमें तो यही लगता है, हमें तो यही लगता है कि ये सियासी दबाव था, प्रेशर था। और ये एक बहुत बड़ा लॉस है आपके लिए। मैं अम्मार की वालदा के हवाले से इससे मुतालिक पूछना चाहूंगी, उनकी तबीयत कैसी है? देखिए, उनको रात को हार्ट अटैक आया, वो रात को हम हॉस्पिटल लेके गए उनको, तो उधर ही बेचारी रही है। सुबह हम 10 बजे घर लेके आए हैं, ठीक है। तो वो अभी सदमे में है, परेशान है, पूरा हमारा खानदान, पूरा घर, हमारे जो लोग हमारे साथ दोस्त हैं, जो हमारे साथ अटैच हैं लोग, पूरा पाकिस्तान परेशान है बच्चे की वजह से। देखिए, हमारा बच्चा वो पाकिस्तान का बच्चा था, हम इसलिए उसको कौमी परचम में, उसकी जो मैयत है कौमी परचम में लपेट के हमने खुदा के सुपुर्द की है। तसव्वुर साहब, हम पाकिस्तान में रहते हैं, हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, हम पाकिस्तानी हैं, ठीक है। हमें बार बार यही पता नहीं, हमें लगता है कि हम पता नहीं कि हमारे बाबा जदाद भी जो है ना वो भारत से नहीं आए थे, हम इसी मिट्टी के हैं। हमें बार बार डिस्टर्ब किया गया, हमारे घर में बार बार छापे मारे, मेरी सिस्टर के घर में छापे मारे गए, हमारे बहनोइयों को बार बार पकड़ के तशद्दुद का निशाना बनाया गया। हम हमारा कसूर क्या है? हमारा तो कोई कसूर तो नहीं है। हमारा कसूर यही था कि हम इमरान खान के साथ खड़े थे, ठीक है, मेरा भाई इमरान खान के साथ खड़ा था, इसके अलावा तो कसूर कोई नहीं था। इसके अलावा अगर आबाद में किसी जगह पे वहां पे जलाओ घराव किया है, कैंट में दाजिश FIR में उसको रखा हुआ है, अगर उसने वहां पे किया तो बिल्कुल उसको सजा मिलनी चाहिए। हम अदारों के साथ हैं। और कुछ अहम बात यह है कि कल अल्हम्दुलिल्लाह हमने रिक्वेस्ट की अदारों ने कल आबाद को जनाजे में शिरकत की इजाजत दी है। वो आया है, उसने अपने बेटे का आखिरी दीदार किया है और दीदार करके जनाजा पढ़ के वो फौरन वापस चला गया बेचारा जेल। अब हम परेशान है। देखिए, हम तो इधर लोग आ रहे हैं अफसोस के लिए, कॉल्स भी पूरे पाकिस्तान से बल्कि पूरी दुनिया से में आ रही हैं, कॉल्स भी आ रही हैं, लोग भी आ रहे हैं, सब कुछ ठीक है। लेकिन ये है कि जो जेल में है बेचारा, ठीक है, उसकी क्या कैफियत है, वो क्या कर रहा होगा? बिल्कुल, हम तो इस वजह से परेशान है। वालदा मेरी बेहोश पड़ी हुई है, आबाद की जो वालदा है वो बेहोश पड़ी हैं। मिसेज उनको कुछ पता ही नहीं है कि मैं कहाँ पे हूँ, कैसे हूँ। उसको सारी रात हॉस्पिटल में हमने रखा है। एक यकीनन ये एक बहुत बड़ा गहरा सदमा है, आपकी पूरी फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा लॉस है। अल्लाह ताला आपको, आपके अहले खाना को सब्र और सब्र जमील अता करे और अम्मार के दर्जात बुलंद करे। बहुत शुक्रिया तसव्वुर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए, हमसे बात करने के लिए। और बड़ा ही ये एक अलमनाक मेरे ख्याल से एक सिचुएशन, एक सिनेरियो है जहाँ पर जिस तरह से अम्मार के चचा हमसे बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि कसूर क्या है, सवाल किया जा रहा है कि उनका कसूर क्या है। वो पाकिस्तान से उतनी ही मोहब्बत करते हैं जितना कि कोई और शहरी पाकिस्तान से मोहब्बत करता हो। वो सवाल कर रहे हैं, सवाल रेस कर रहे हैं, इदारों से मोहब्बत करते हैं। और कसूर क्या है ये शायद सिर्फ ये उनको भी नहीं पता। जिस किस्म के एक कर्ब से, जिस किस्म की कैफियत से ये ख़ानदान गुजर रहा है, ये सिर्फ एक वाहिद ख़ानदान मेरे ख्याल से नहीं है। अभी भी बहुत सारे लीडर्स इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे हैं, जिनकी फैमिलीज इक्वली एक ट्रॉमा से गुजर रही हैं, ट्रॉमाटाइज। ये बच्चा भी अम्मार, जिसकी उम्र चचा बता रहे 8 साल 7 माह थी, वो भी हॉस्पिटल रिपोर्ट्स के मुताबिक, मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक जो अक्यूट ग्रीफ अटैक की बात की जा रही है, और ये मेडिकल रिपोर्ट्स का हिस्सा है कि गहरा सदमा इस बच्चे को पड़ा है। वालिद साहब से ये बहुत क्लोज था और जिसके बाद जो है इस सदमे से गुजरा और हत्ता कि ये कि इस बच्चे का इंतकाल हो गया। ये कौन जिम्मेदार है? मेरे ख्याल से इसी की नोट पे हम जो है वो चलेंगे एक ब्रेक की तरफ, लेकिन हम इस पे मुसलसल आवाज़ उठाते रहेंगे। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।
नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। पीपल्स पार्टी के इंतखाबात में क्या हिकमत अमली होगी, इस हवाले से खबरें हैं कि पीपल्स पार्टी ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की मफाहमत की सियासत को खैरबाद करके जारहाना सियासत के आगाज का फैसला कर लिया है। हाल ही में पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग में बेशतर पार्टी रहनुमाओं ने 90 रोज में इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की पॉलिसी के बरक्स बिलावल भुट्टो जरदारी की पॉलिसी से इत्तफाक करते हुए हिमायत की है। सीसी इजलास में शरीक अराकीन का मौक़िफ़ था कि पीपल्स पार्टी इंतखाबात की तारीख पर बिल्कुल लचक ना दिखाए, बल्कि इस हवाले से जारहाना मौक़िफ़ अपनाया जाए। मुल्क की मौजूदा माशी सूरत हाल के हवाले से बाज़ अराकीन ने राय दी कि आम आदमी सूरत हाल का असल जिम्मेदार नून लीग को समझता है और इंतखाबात की सूरत में वोटर का सारा नजला नून लीग पर गिरेगा, जिसका फायदा पीपल्स पार्टी को हो जाएगा। लिहाजा इंतखाबात के बर वक्त इनेकाद पर जोर दिया जाए। लेकिन पीपल्स पार्टी की यह ख्वाहिश उस वक्त पूरी होगी जब मुल्क में इंतखाबात होने की कोई और रूनुमा होंगे, क्योंकि खुद बिलावल भुट्टो साहब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फरमा रहे थे कि उनको इंतखाबात की तारीख कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। जहां तक इलेक्शंस कब होंगे, डेट ऐलान करने का इख्तियार ना एस्टैब्लिशमेंट के पास है ना मेरे पास है, वो तो इलेक्शन कमीशन के पास। हमें डेट भी नजर नहीं आना है कि इलेक्शंस कब है। दूसरी जाने पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान इंतखाबी इत्तेहाद के हवाले से खबरें भी गर्दिश कर रही हैं। साबिक वजीर मंजूर वसान, जो कि अपने ख्वाबों की वजह से मशहूर हैं, इस हवाले से शायद उन्होंने भी कोई नया ख्वाब देख लिया है। सहाफ़ी के पीपल्स पार्टी और पीटीआई मुतालिक इंतखाबी इत्तेहाद के हवाले से उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी को जहां से अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा उससे इत्तेहाद कर लेगी। हर पॉसिबिलिटी है, ये ज़रूरी नहीं है कि हम एक पार्टी से, जहाँ से हमें अच्छा रिस्पांस मिलेगा तो इत्तेहाद इलेक्शन के बाद हो सकता है। और पीपल्स पार्टी की लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक खदशात पर तरह तरह की चेमगोइयां भी आजकल खबरों की जीनत बनी हुई हैं। पीपल्स पार्टी का लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक मुतालबा किससे है, बिलावल भुट्टो साहब ने आज मीडिया से गुफ्तगू के दौरान इस बात से भी पर्दा उठा दिया। लेवल प्लेइंग फील्ड की जो डिमांड है ये किससे है? इलेक्शन कमीशन से है, एस्टैब्लिशमेंट से है या सुप्रीम कोर्ट से है? मुस्लिम लीग नवाज से है। जहां एक जाने पीपल्स पार्टी नून लीग से पंजाब में लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कर रही है, वहीं दूसरी जानिब दीगर सियासी जमातों का सिंध में लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा सामने आ रहा है। MQM पाकिस्तान के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने आज इलेक्शन कमीशन के ऑफिस का दौरा किया, जहां मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने सिंध की निगरान हुकूमत को पीपल्स पार्टी की हुकूमत का तसलसल करार देते हुए सिंध में लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करने का मुतालबा कर दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी अपने तमाम ऐसे तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया जाए कि सूबे में इंतज़ामी सतह पर, सिविल इंतज़ामिया में, पुलिस इंतज़ामिया में हमें महसूस होता है कि वो जो 15 सालों की बदतरीन हुक्मरानी है वो तसलसल कायम है, जिसका टूटना ज़रूरी है एक लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए। और नाज़रीन, इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं नैयर हुसैन बुखारी साहब, साबिक चेयरमैन सेनेट, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी जनरल सेक्रेटरी की भी हैसियत रखते हैं। नैयर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नैयर साहब, पे दर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के स्टेटमेंट सामने आ गए हैं लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक। आज भी उन्होंने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा नून लीग से है, किसी और जमात से होता उनका नाम लेता। ये इख्तलाफात चूंकि गुज़िश्ता हुकूमत में 16 माह तक आप उनके साथ इत्तेहादी थे, उस हुकूमत का हिस्सा थे, अचानक से ये इख्तलाफात कैसे सरफेस करने लगे सर? वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया अलीना। देखिए, गुजारिश है कि बिलाशुबा हम 16 माह इकट्ठे रहे। अच्छा, वो कहते हैं ना, सेलिंग एंड सिंकिंग टुगेदर। और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं, दीगर जमातें भी थी। नून के पास अपनी जो 84 सीट्स थी, उसकी बुनियाद पर तो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते थे शहबाज शरीफ साहब, अगर दीगर जमातें उनके साथ तावन न करती। और टोटल उनके पास जो स्ट्रेंथ थी 174 थी, 172 रिक्वायर्ड नंबर था, 2 की मेजॉरिटी थी ऊपर। तो हर जमात बड़ी इंपॉर्टेंट थी जो गवर्नमेंट में थी। अब जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो उस पर का नाम सजेस्ट किया, उसको अप्रूव किया। वो केयर टेकर जो प्राइम मिनिस्टर बने, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने, फॉर्मर लीडर ऑफ हाउस ने। अब जो केयर टेकर सेटअप आया है तो वो सब पॉलिटिकल पार्टीज को इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करे।
अगर वो केयर टेकर सेटअप लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देता तो ऑब्वियसली हम जो हमारा पार्टनर था उस गवर्नमेंट में जो ऑन द ड्राइविंग सीट था, हम गिला तो उससे करेंगे कि अगर आप मौजूदा फेडरल कैबिनेट को देख लें, उस कैबिनेट में क्या सूरत हाल है जो केयर टेकर कैबिनेट है। अगर वो नून वहाँ अकोमोडेटेड है तो फिर इसका मतलब है लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। तो सर आपको तो नैयर साहब की जो रीसेंट अपॉइंटमेंट्स हैं, रीसेंट अपॉइंटमेंट्स पर एतराज है? बात एतराज का नहीं है, बात यह है कि व्हाटएवर आर दी सर्कमस्टांसेस, इक्वली ट्रीटमेंट मिलना चाहिए सारी जमातों को। किसी जमात को प्रेफरेंशियल राइट नहीं मिलना चाहिए। अगर किसी को प्रेफरेंशियल राइट मिल रहा है तो हमें एतराज है। और हमें एतराज नून से इसलिए है कि ड्राइविंग सीट पे वो थी, अगर प्रेफरेंशियल राइट वो लेते हैं तो व्हाई नॉट टू अदर पॉलिटिकल पार्टीज। राइट सर। और सर ये प्रेफरेंशियल राइट से ही मुताल्लिक आपने कहा किसी जमात को प्रेफरेंशियल राइट नहीं मिलना चाहिए, लेकिन ये जो एतराज है ये इस नहज तक आ गया कि आज मंजूर वसान साहब भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ तो इत्तेहाद हो सकता है लेकिन नून लीग के साथ इत्तेहाद नहीं हो सकता। ये एतराज़ात इस नहज तक आ गए। आपको याद होगा दो माह कबल भी जनाब नदीम अफजल चंद साहब भी ये मशवरा दे रहे थे कि पंजाब की हद तक नून लीग से इत्तेहाद नहीं, लेकिन तहरीक इंसाफ से इत्तेहाद करने के लिए पीपल्स पार्टी तैयार नजर आ रही है। देखिए, हम सियासत में पीपल्स पार्टी कभी तलखियां पैदा नहीं करती। हम अगर तलखियां पैदा करना चाहते उसको ये इंस्ट्रूमेंटल होते तो 2018 वाली असेंबली चल ही ना सकती। ये 2018 वाली असेंबली जो चली, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरून मेहनत है कि हमारी क़यादत ने परसुएड किया एन को भी और मौलाना साहब को भी और बाकी जमातों को भी कि जिन्होंने आके ओथ लिया और असेंबली 5 साल चली। पीपल्स पार्टी सिस्टम की कंटिन्यूटी पे बिलीव करती है। पीपल्स पार्टी जो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म्स हैं वो नहीं छोड़ना चाहती। लेकिन जो पीटीआई की बात है, पीटीआई में भी बड़ी वाज़ेह बात है कि जो उनका एटीट्यूड टुवर्ड स्टेट है, जो रियासत की तरफ उनका मौक़िफ़ है उसकी क़यादत का, और जो मैं समझूँ हॉस्टाइल एटीट्यूड रियासत की तरफ है उनका और स्टेट इंस्टीट्यूशन की तरफ है, उनके साथ तो हम नहीं बैठ सकते। रियासत दुश्मनों के साथ तो हम नहीं बैठ सकते। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ डायलॉग हो सकता है और पॉलिटिकल डायलॉग में हम किसी सियासी जमात से भी डायलॉग कर सकते हैं, लेकिन ये बात ज़रूर ध्यान में रखें कि हम उस जमात से, उन लोगों से कतल नहीं बैठेंगे जो रियासत दुश्मनी पे तुल गई हों। लेकिन नैयर साहब, आप गुज़िश्ता हुकूमत में जिनके इत्तेहादी रहे, जिन जमातों के साथ रहे और जो हुकूमत आपने 16 माह की उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी अवाम में इस इंतखाबात में बहुत सारे सवालात के जवाबात देने होंगे। जो इतनी बैक टू बैक लेजिस्लेशंस की गई, जिस तरह से अवाम के जो आईनी हुकूक हैं उन पर कदगन लगाया गया, अवाम तो मुंतज़िर थी कि कोई अवाम के फलाह बहबूद के लिए भी कोई लेजिस्लेशंस, कोई बिल्स उसी तरह से स्पीडली पास किए जाते, लेकिन ऐसा नहीं नजर आया। फिर आपके रिजर्वेशंस थे मरदमशुमारी से भी मुतालिक, लेकिन बावजूद के आपके तहफ़्फ़ुज़ात थे, आपने उसमें भी उसको भी मंजूर कराने में एक रोल प्ले किया और आपको पता था कि ये इंतखाबात में ताख़ीर का बायस बन सकते हैं। अलीना, अनफॉर्चुनेटली ये जो इशू आप कह रही हैं ये बहुत दफ़ा हम इसका जवाब दे चुके हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। सर ये तो सवाल अवाम पे जाएंगे क्योंकि अवाम के जो जज्बात हैं और जिस शिद्दत को इख्तियार कर चुके हैं जो जज्बात, जी पिछले अलीना पिछले 1 महीने से इनके जवाब दे रहे हैं। समझ, लेट्स मूव फॉरवर्ड, इस मुल्क को आगे लेके चलें। मुल्क के जो इश्यूज हैं इनको कैसे सॉल्व करना है हमने। ये लेजिस्लेशन के बारे में देखो ना, हम तो समझते हैं कि ड्राइविंग सीट पे नून थी और इसलिए उनकी ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है, लेकिन हम भी उसमें शरीक थे, लेकिन इट इज़ पास नाउ। लेट्स मूव फॉरवर्ड। इट इज पास नाउ बट द केयरटेकर, जी होल्ड ऑन, जी प्लीज बताइए। डोंट बी इन हेस्ट ना। बात यह है कि कल सुप्रीम कोर्ट में देख लिया आपने, लेजिस्लेशन के बारे में एक बड़ा पर्टिकुलर क्वेश्चन किया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कि अगर कोई
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अगर पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है या विद इन सुप्रीम कोर्ट रखा जाता है, तो कौन सा फंडामेंटल राइट किसी का इन्फ्रिंज हुआ है? एंड देयर वाज नो रिप्लाई टू दैट। तो मामलात ये जितनी लेजिस्लेशन है, इट इज सब जुडिस नाउ बिफोर सुप्रीम कोर्ट। अलीना, लेट्स मूव फॉरवर्ड। इस कौम को हम क्या किस तरफ लेके जाना चाहते हैं? इकोनॉमी इज इन अ बैड शेप। हम चाहते हैं कि सिस्टम कंटिन्यू करे, हम चाहते हैं जमहूरी अदारे जो हैं वो मजबूत हों, और वो मजबूत तब होंगे कि तवातर से इंतखाबात होते रहें। ये जो आपने इशू काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट कर लिया, इसका बहुत दफा हम जवाब दे चुके हैं सर। लेकिन नहीं साहब, प्लीज इफ यू अलाउ मी टू स्पीक नाउ, इफ यू अलाउ मी टू क्वेश्चन रेज अ क्वेश्चन सर। ये आप बिल्कुल सही कहते हैं, सिस्टम की कंटिन्यूटी बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पे बिलीव करते हैं, दीगर जमातें भी हैं जो कि चाहती हैं कि इलेक्शंस अपने वक्त पर उनका इनेकाद हो। अनफॉर्चुनेटली इस साल से ही हमें ऐसी अनप्रेसिडेंटेड सिनेरियो का सामना रहा कि जहां पे आइन को की खिलाफ वर्जी हुई, आइन के मुताबिक इलेक्शंस 2 सूबों में भी नहीं हुए, और अभी इलेक्शंस की तारीख से मुतालिक भी बहुत खौफ जो है सियासी जमातों में मौजूद है, बिलखुसूस आपकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जमात जो कि कह रही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तारीख का ऐलान करे। अभी तक किसी को पता नहीं है कि इलेक्शंस कब हो रहे हैं सर। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, और उसकी एक राह हमवार हुई है। मुल्क में इलेक्शंस का इनेकाद 90 दिन के अंदर ना हो, उसके लिए एक सियासी जमातों का रोल नजर आ रहा है। अगर सेटअप को एम्पावर कर दिया गया आपके जाते जाते आपकी हुकूमत के, आपको नहीं लगता कि सियासी जमातों ने एक रोल प्ले किया है? इस वक्त सिस्टम की कंटिन्यूटी का मुतालबा एक तरफ, लेकिन इलेक्शंस अगर वक्त पे उनका इनेकाद नहीं होता तो फिर तो पूरा मुल्क सफर कर रहा है, अवाम सफर कर रही है। इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी किसकी है आइन के तहत? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जी। केयर टेकर ने फैसिलिटेट करना है उनको। और ये जिस आप सेक्शन की बात करती है ना, सेक्शन 230 जिसमें पावर्स एनहांस है, वो पहले भी पावर्स थी कि डे टू डे अफेयर्स में जो इन द नेशनल इंटरेस्ट जो एग्रीमेंट इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ है केयर टेकर कर सकते थे। ये पहले भी मौजूद था। लेकिन बुनियादी बात यह है कि अगर कहते हैं KPK में और पंजाब में इलेक्शन नहीं हो सके विद इन 90 डेज, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? रिस्पॉन्सिबल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, रिस्पॉन्सिबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है जिसने अपनी वर्डिक्ट दी, अपने एक ऑर्डर दिया, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करवाया। उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी नहीं। Right, but sir, all the parties were part of a government that said that we have no funds, we cannot provide security. इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो वही बात सामने रख रहा था कि जो कि हुकूमत की तरफ से आ रहा था। जी अच्छा, मान ली बात, इसमें एक रीजन मैंने पहले भी दिया था कि 2022-2023 बजट में एलोकेशन नहीं थी। ऑब्वियसली कि वो इलेक्शन का साल नहीं था। इलेक्शन का साल 2023-2024 के बजट में एलोकेशन आई हैं, वो रखा हुआ है। ह्यूज अमाउंट वाज रिक्वायर्ड, बट स्टिल आई फील कि जिस सुप्रीम कोर्ट ने, जिस चीफ जस्टिस ने वो ऑर्डर पास किया, उन्होंने क्यों नहीं इंप्लीमेंट करवाया? इट वॉज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट वॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ही कुड हैव क्वेश्चन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। और फिर आइन कहता है कि जो गवर्नमेंट मशीनरी है वो असिस्ट करेगी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल पूछती इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, और वो अगर कहते जी गवर्नमेंट नहीं देती तो गवर्नमेंट को बुला लेते, तो उसमें हमारी क्या गलती है? राइट, बट नैयर साहब, अब जो इस वक्त एक पीपल्स पार्टी का फौरी इंतखाबात का एक बयानिया नज़र आ रहा है, आपने वो बयानिया तो इख्तियार कर लिया है। आवाम के जो सामना आवाम कर रही है बढ़ती हुई महंगाई का, वो भी आपके एजेंडे पे इस वक्त नज़र आ रहा है कि उसमें आवाम को रिलीफ देना है, प्रायोरिटी पे है। बट सर, आवाम को जो 16 माह में ज़ख्म दिए गए, उन जज्बात की शिद्दत को कैसे कम कर सकेंगी ये सियासी जमातें? इलेक्शन मोड में, इलेक्शन मुहिम की तरफ जा रही हैं। आपको लगता है कि ये बयानात या किसी की भी वतन वापसी से आवाम के वो जज्बात की शिद्दत कम हो सकेगी? देखिए, बिलाशुबा जो प्राइस हाइक है ना, ये इंटरनेशनली हर मुल्क मुतासर है इससे। कोविड के बाद ये इश्यूज़ हैं, फिर हमारे मुल्क में पर्टिकुलरली
जो पौने 4 साल गवर्नमेंट रही और फिर उनकी जो पॉलिसी थी उसके आफ्टर इफेक्ट्स भी लोग भुगत रहे हैं। अप्रोप्रिएट टाइम पे IMF के पास नहीं गए, और फिर जो हमारी 16 में की गवर्नमेंट थी उसमें भी हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब अगर आगाज़ में चले जाते IMF के पास तो शायद ये सूरत हाल ना होती। लेकिन इस मुल्क की इकॉनमी को ठीक करने के लिए बुनियादी बात है हाउ टू सेव योर डॉलर्स। उसमें 2 बातें बुनियादी हैं कि आपके एक्सपोर्ट बढ़े, आपके इंपोर्ट्स कम हो। ये आप देखें 18 महीने जो ट्रेड बैलेंस है, ट्रेड डेफिसिट है, वो कम हुआ। उसमें यह है कि आपने इंपोर्ट रोकी, लेकिन एट द सेम टाइम इंपोर्ट रोकने से मसाइल हल नहीं होंगे, आपको एक्सपोर्ट बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन एक बात मैं बुनियादी समझता हूँ कि इस मुल्क का जो मेहनत काश और गरीब आदमी है, मजदूर है, जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास का है, बुनियादी बात उसको बुनियादी सहूलतें चाहिए। तो आप एग्रो बेस्ड इकॉनमी है आपकी, गिव इंसेंटिव टू द एग्रीकल्चरिस्ट, ग्रो मोर व्हीट, सरसों उगाएं, सब्जियां उगाएं। आप अपनी ईटेबल्स को इंपोर्ट करना छोड़ें, आपको ज़राअत को, फार्मर को बेनिफिट्स दें, ताकि आपको डॉलर्स जो गंदम की इंपोर्ट पे खर्च करने पड़ते हैं, जो चीनी की इंपोर्ट पे खर्च करने पड़ते हैं, जो आलू प्याज की इंपोर्ट पे खर्च करने, लेट्स स्टॉप दैट। और लेविश चीज़ें जो ना, स्टॉप ईटिंग ऑल दोज चॉकलेट्स एंड पनीर जो बाहर इंपोर्ट करके खाते हैं। तो इसमें ये एक बैलेंस क्रिएट किया जाए। मैं समझता हूँ कि मैं एक रूरल बैकग्राउंड का आदमी हूँ, मैं समझता हूँ कि इस मुल्क के जो ज़राअत पेशे के लोग हैं, जो ज़मींदार हैं, उसको इंसेंटिव दे। उसकी मैं मिसाल आपको देता हूँ कि 2008 में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में आई तो हमने गंदम की सपोर्ट प्राइस 650 रुपये से बढ़ा के 950 रुपये की, और 2021 तक आपको गंदम इंपोर्ट नहीं करनी पड़ी, आप एक्सपोर्ट की पोजीशन में आ गए थे। राइट। चाइना आपके पड़ोस में है, वो कई बिलियन डॉलर्स का वेजिटेबल्स और ये चीजें इंपोर्ट करते हैं, ईटेबल्स। हम पड़ोस में हैं, हम एग्रीकल्चर को जरा वसअत दें, जिम्मेदार को बेनिफिट दे, ताकि हम एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में आ जाएं। राइट। नैयर साहब, वक्त की कमी है और अनफॉर्चुनेटली मुल्क में आप जो सिस्टम की कंटिन्यूटी की आपने बीच में बात की थी, पॉलिसीज की कंटिन्यूएशन भी बहुत जरूरी है। आखिर में सिर्फ इतना बता दीजिए, इलेक्शंस इस साल आप होता देख रहे हैं, एंड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि मुझे ये सवाल भी करना पड़ रहा है आपसे, लेकिन इलेक्शंस 90 दिन के अंदर आपको होते दिखाई दे रहे हैं कि नहीं? अभी तक जो सूरत हाल है, देखिए हमारा तो मौक़िफ़ पहले भी था कि 90 दिन में पीपल्स पार्टी का बड़ा मौक़िफ़ है, लेकिन हम तो कहते हैं ना, वी कीप हैमरिंग कि 90 डेज में कराओ, 90 डेज में कराओ। हम अपने मौक़िफ़ पे डटे हुए हैं। लेट्स सी अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान क्या करता है। और पीपल्स पार्टी, चूंकि बिलावल साहब भी कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब की वापसी को वेलकम किया जाएगा पीपल्स पार्टी की जानिब से, उसके लिए भी तैयार है? देखिए जी, बात ये वेलकम करेंगे कि हम ऑब्वियसली भी वेलकम कि वो मुल्क में वापस आ रहे हैं, ये मुल्क उनका है, वो एक पॉलिटिकल लीडर है, वो अपना सियासी किरदार अदा करे पाकिस्तान में बैठ के। और जिस तरह बिलावल साहब कह रहे हैं कि बिलावल साहब ने कहा, जी ऑब्वियसली वो जो बात है कानून अपना रास्ता इख्तियार करे, वो सबके लिए यकसा है। केसेस का सामना तो करें। मियां साहब आए, मियां साहब 3 मरतबा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, तो लेट हिम कम बैक, वो अपना पॉलिटिकल रोल अदा करें वो। राइट। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया नैयर साहब आपके वक्त का ज्वाइन करने के लिए और अपने व्यूज हमसे शेयर करने के लिए। सैयद नैयर हुसैन बुखारी साहब साबिक चेयरमैन सेनेट, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और मरकजी जनरल सेक्रेटरी भी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, जिन्होंने कहा पीपल्स पार्टी डज नॉट वांट कि किसी एक सियासी जमात को प्रेफरेंशियल राइट जो है वो दिया जाए। एक लेवल प्लेइंग फील्ड की जो बात की जा रही है पीपल्स पार्टी की जानिब से, और फौरी इंतखाबात का मुतालबा है। वो चाहते हैं कि सिस्टम की कंटिन्यूटी जो है वो बरकरार रहे। उसके लिए पीपल्स पार्टी कहती है कि हम वो जो कॉन्स्टेंट हैमरिंग है वो जारी रहेगी। इसी के साथ ही बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। आज वी वेलकम बैक। कनाडा के सिख शहरी हरदीप सिंह निज्जर की हलाकत, कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने भारत को जिम्मेदार करार दे दिया। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का कैनेडियन पार्लियामेंट से खिताब करते हुए कहना था कि कनाडा की सिक्योरिटी एजेंसियां कैनेडियन निजात हरदीप सिंह कत्ल और भारत
भारतीय हुकूमत के एजेंट्स के दरमियान ताल्लुक की खोज लगा रही थी और इस कत्ल में मुलविस तमाम कातलों को कानून के कटहरे में लाएंगे। कनाडा के वजीर आजम ने हरदीप सिंह निज्जर के इस कत्ल को मुल्क की खुद मुख्तारी पर हमला करार दिया है। Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen. All steps be taken to hold perpetrators of this murder to account. Canada has declared its deep concerns to the top intelligence and security officials of the Indian government. Any involvement of a foreign government in the killing of a Canadian citizen on Canadian soil is an unacceptable violation of our sovereignty. नाज़रीन, कैनेडियन वजीर आजम के इस बयान के बाद दुनिया भर से भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के किरदार के हवाले से तशवीश सामने आ रही है। अमरीका, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया और यूरोप की जानिब से कैनेडियन वजीर आजम के इस बयान पर गहरी तशवीश का इजहार सामने आया है। व्हाइट हाउस का अपने जारी बयान में कहना है कि अमेरिका इस कत्ल के हवाले से जारी कैनेडियन तहकीकात की हिमायत करता है और उम्मीद करता है कि बहुत जल्द कातलों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। 18 जून 2023 को कनाडा के इलाके ब्रिटिश कोलंबिया के कस्बे सरे में वाक़े गुरुद्वारे नानक साहब में मामूल के मुताबिक इबादत का सिलसिला जारी था कि अचानक गुरुद्वारे की पार्किंग से फायरिंग की आवाजें आना शुरू हो गईं। कैनेडियन पुलिस के मुताबिक 2 नामालूम नकाबपोश अफराद ने एक शख्स को निशाना बनाया जिसकी शनाख्त गुरुद्वारे के सदर हरदीप सिंह निज्जर के नाम से हुई। ये कोई पहला कत्ल नहीं जिसके ताने बाने भारत से ना जुड़ते हों। रवां साल जून के महीने में यूके में सिख कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले अवतार सिंह को जहर देकर कत्ल कर दिया गया था। यूके में मुकीम सिख कम्युनिटी का मानना है कि भारत की खुफिया एजेंसी रॉ इस कत्ल में मुलविस है। इसी तरह मई 2023 को यूके में ही एक और सिख रहनुमा रश्मीत सिंह को भारत से ताल्लुक रखने वाले वनुशान बालाकृष्णा ने कत्ल कर दिया था। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की इन कार्रवाइयों से जहां एक जाने मगरबी दुनिया परेशान है, वहीं भारत के पड़ोसी ममालिक को भी भारतीय रियासती दहशतगर्दी का सामना है जिसका शिकार कई दहाइयों से पाकिस्तान खुद रहा है और इसका मुंह बोलता सबूत कुलभूषण यादव है जिसको बलूचिस्तान से पाकिस्तान की एजेंसियों ने अपनी हिरासत में लिया था। और नाज़रीन, इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं सरदार रमेश सिंह अरोड़ा जी जो कि सिख रहनुमा हैं, ऑल्सो एम्बेसडर एट लार्ज करतारपुर कॉरिडोर, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं पैनल में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर साहब, सीनियर दिफाई तज्जियाकार। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। रमेश अरोड़ा जी, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे। आपको पता है कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट भी सामने आ गई, दीगर जो ममालिक हैं उनके रद्द-ए-अमल भी सामने आ चुके। ये 18 जून 2023 का जो सानिया है हरदीप सिंह जी की जो कत्ल है उससे मुतालिक, और बुनियादी सवाल ये है सर कि ऑलमोस्ट कोई 4 दिहाइयाँ गुजर चुकी हैं जब से 1984 गोल्डन टेम्पल मैसेकर हुआ है, और वी नो दिस फॉर अ फैक्ट कि जो एंटायर आपकी सिख कम्युनिटी है, यू ऑल आर लिविंग विद अ वेरी पेनफुल पास्ट। इस इंसिडेंट ने किस हद तक आपके जख्म को, आपके दर्द को, आपकी एंटायर कम्युनिटी के दर्द को ताज़ा किया? थैंक यू वेरी मच मैडम। देखिए, ये जो आप जिस जख्म की बात कर रही हैं, जिस दर्द की बात कर रहे हैं, ये तो 1984 से शुरू हुआ है और उसमें से खून तो रस रहा है। ये खून तो कभी रुका ही नहीं, और वो चाहे अकाल तख्त साहब पे अटैक हो, चाहे दिल्ली के दंगे हो, चाहे हमारे नौजवान बच्चों को शहीद करना हो, चाहे उसके बाद और बहुत सारे एपिसोड किए हों, और फिर ये जो रीसेंट एपिसोड हुआ है कनाडा के अंदर, जो हमारे मेजर साहब थे, ये बड़े एक वोकल इंसान थे और ये हमेशा बात जो करते थे ये ह्यूमन राइट्स की बात करते थे कि जो सिख जेनोसाइड हुआ उसकी बात करते थे, ये सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात करते थे। ये कहते थे सिख कौम के साथ जो ज्यादती हुई है उस ज्यादतियों का अजाला क्या है कि सिख कौम अपने लिए एक अपनी होमलैंड मांग रही है और ये उनका हक है, ये इनका बेसिक ह्यूमन और फंडामेंटल राइट है कि जहाँ पे उनके साथ ज्यादतियां हो रही हैं, जहाँ पे जुर्म हो रहा है, और तो उसके लिए एक रेफरेंडम करवा रहे हैं, लोगों से उनका व्यूज दे रहे हैं। अगर भारत को इतना ही था तो रेफरेंडम में ना तो कोई पाकिस्तान के लोग हैं, ना रेफरेंडम के अंदर कोई यूरोपियन है, ना रेफरेंडम के अंदर कोई, ये सारे वो लोग थे जिनका ताल्लुक भारत से था और भारत से है। तो अगर भारत को इतना ही वो था कि ये हमने बड़ा वहां पे बसने वाले अपने शहरियों के साथ बड़ा अच्छा उसने सलूक किया, खासकर माइनॉरिटीज के साथ, तो उनको ये डर नहीं होना चाहिए था कि जब रेफरेंडम होगा तो भारत के खिलाफ वोट कास्ट होगा। अब हो ये रहा है कि जब रेफरेंडम हो रहा है तो रेफरेंडम के अंदर लोग अपनी राय का इजहार कर रहे हैं।
और निज्जर साहब, आपने देखा कि जो कल से मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे, इंटरनेशनल नेशनल मीडिया पे जो फुटेजेस आ रही है, इस फुटेजेस के अंदर लोगों के हाथ में खालिस्तान के फ्लैग्स हैं, खालिस्तान, लॉन्ग लिव खालिस्तान की बातें कर रहे हैं। और ये वही एक डर था जो भारत के अंदर बसने वाले जो खुफिया एजेंसी, जिस तरीके से उन्होंने एक डर्टी गेम प्ले की और कनाडा के अंदर जाके उन्होंने इस सिख नौजवान को जिस तरीके से शहीद किया, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। लेकिन ये बात यहाँ पे रुकती नहीं है। ये बेसिकली भारत के अंदर एक माइंड सेट है और ये माइंड सेट इस बात की अक्कासी करता है, जो बार बार हिंदुत्व की बात करते हैं, वहाँ पे बाकी अकलियतों के लिए जमीन तंग करने की बातें करते हैं, जहाँ पे वो कहने को तो एक सो कॉल्ड सेक्युलर स्टेट है और वो सेक्युलर स्टेट का बहुत बड़ा दावा करते हैं। हर जगह तो उनका यही स्लोगन है और अपने नेबरिंग कंट्रीज को वो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए आइसोलेट करने के लिए, सिंगल आउट करने के लिए। एब्सोल्युटली सर, एंड द कंट्री स्टैंड्स एक्सपोज्ड। मैं जनरल साहब आपकी तरफ ये बात लेकर आना चाहूंगी। गुज़िश्ता रोज की लाइक आई मेंशन्ड के कैनेडियन पार्लियामेंट में जब इज़हार ख्याल करे थे कनाडा के वजीर आजम, उनके बयान के दो हिस्से थे। एक तो उन्होंने उस शुबे का इजहार किया है कि जिसमें भारत मुलव्विस है हरदीप सिंह जी के कत्ल में, और दूसरा ये कि उन्होंने अपनी सरजमीन पर कैनेडियन शहरी के कत्ल के को मुल्की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार दिया है। पाकिस्तान ऑलरेडी कश्मीर और पाकिस्तान में दहशतगर्दी में भारत जिस तरह से मुलव्विस रहा है, उस हवाले से डोसियर भी जमा करवा चुका है। आपको किस हद तक लगता है कि ये एक तो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर का बयान भी बहुत संगीन है और दूसरा ये कि हमारे जो मुकदमा है उसको कितनी तकवीत मिलती है? जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने बहुत सोच समझ के और ग्राउंड सिचुएशन देखकर और अपने जो एजेंसीज हैं उनसे इंफॉर्मेशन जो उनके पास क्रेडिबल किस्म की आई है, तो एक जिम्मेदार प्राइम मिनिस्टर हैं, वो जिम्मेदार लीडर हैं। ये सब कुछ देखने के बाद उन्होंने कहा है कि देयर आर गुड रीजंस टू बिलीव कि ये काम इंडिया ने किया है। और बात वहां तक नहीं है। दूसरा, उन्होंने इंडिया का एक डिप्लोमेट जो कि बेसिकली इंटेलिजेंस का हेड था वहां पर, और वो डिप्लोमेट के लिबादे में वहाँ एम्बेसी के अंदर सर्व कर रहा था, उसको उन्होंने वहां से कहा कि आप पर्सना नॉन ग्रेटा हैं, चले जाएं। इंडिया ने भी इन रिलेशन एक कैनेडियन डिप्लोमेट को निकाला है इंडिया से। और सेकेंडली, एक ट्रेड मिशन जो है उसने इंडिया जाना था, वो भी टूडू साहब ने वो भी कैंसिल कर दिया है। अब सिख कम्युनिटी इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी प्रॉस्परस एंड वेरी एनलाइटेंड इन कनाडा, और वो अपना जो है इजहार कर रहा है राय का थ्रू रेफरेंडम और वट एवर वो जो है, या उनके साथ जो जातियां हो रही हैं, और वो अकेले नहीं है जो उनके साथ सिखों के साथ जातियां हो रही हैं। वहां तो तमाम अक़लियतें जितनी भी हैं हिंदुस्तान में जो हिंदू नहीं है, उनके साथ जुल्म और जाति बहुत हो रही है, और ये सब दुनिया इस पर खामोश है। ह्यूमन राइट्स की बेइंतहा वायलेशन हो रही हैं। और तो और जो इनके लोअर कास्ट हिंदू हैं, दलित्स, उनकी भी कोई इज्जत नहीं है और उनके खिलाफ भी बहुत जुल्म हो रहा है। क्रिश्चियन के खिलाफ भी हो रहा है, नागालैंड में सब जगह पर चर्चेज में जलाए जा रहे हैं। तो ये इंडिया का एक रिकॉर्ड है। और दूसरा का इंडिया का ये भी रिकॉर्ड है कि दूसरे मुल्कों के अंदर वो इस किस्म की कार्रवाइयाँ करता है। उसने अपने लोग छोड़े होते हैं और वो उनके जरिए से इस किस्म के काम, सबोटाज के, एस्पेनाज के, रेलवे की पटरी उड़ाना, ये सब काम करवाता है। बाज दफा वो अपने हमारे ही लोग हायर कर लेता है इस काम के लिए, उनको पैसे देके इस काम पर लगा देता है। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि इंडिया का ऊपर अभी बाकी जो मालिक हैं वेस्टर्न कंट्रीज, वो भी अपना रिएक्शन इसके ऊपर देंगे कि ये जो कत्ल हुआ है, आई एम क्वाइट श्योर सर आना शुरू हो चुका है। अमेरिका की तरफ से आ गया है, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आ गया है, बरतानिया की तरफ से आ गया। तो हम जो हमेशा कहते आए हैं कि आलमी बरादरी की एक बड़ी परेशान कुन खामोशी रही है भारतीय जबर और भारत के जो दहशतगर्दाना इकदाम हैं उस पर, आपको लगता है अब मजीद नजरअंदाज आलमी बरादरी नहीं कर सकेगी इसे? मेरे ख्याल में करना नहीं चाहिए, नहीं तो एक बहुत बड़ा जेनोसाइड हो जाएगा वहां पर। जिस तरीके से वो हिंदुत्व की पॉलिसी पे चल रहे हैं और वो किसी अक़लियत को जो है टॉलरेट नहीं कर रहे हैं, उनको ह्यूमन राइट्स वायलेशन के खिलाफ हो रही है, उन्हें कोई न तालीम हासिल करने देते हैं, उनके साथ बहुत ज्यादतियां हो रही हैं।
और किलिंग्स भी बहुत हो रही हैं। तो ये कब तक मतलब दुनिया खामोश रहेगी? दुनिया खामोश रहना नहीं चाहिए। और कश्मीरियों को जिस तरह वो दबा रहे हैं, उनका स्पेशल स्टेटस खत्म किया, वो तो उसको एक जेल खाने में तब्दील किया हुआ है। कभी इंटरनेट बंद कर देते हैं, कभी कुछ। वहां पर इतनी बड़ी फौज उन्होंने वहां पर रखी हुई है, छोटी छोटी बातों में घर लोगों के जला देते हैं। तो वहां तो जुल्म पिछले 70-75 साल से हो रहा है। दुनिया को उसका नोटिस लेना पड़ेगा, इससे पहले कि एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी, ह्यूमन ट्रेजेडी यहाँ पर इंडिया में हो जाए। रमेश सिंह जी, आपकी तरफ ये बात लेकर आना चाहूंगी कि भारत की, आपने भी बिल्कुल बीच में मेंशन किया, एक हिस्ट्री, एक तवील हिस्ट्री रही है जो रिलीजियस माइनॉरिटीज के खिलाफ जो अटैक्स उनकी जानिब से किए गए हैं। सेवरल टेम्पल्स वर डिस्ट्रॉयड, थाउजेंड्स ऑफ सिख्स वर किल्ड एक्स्ट्रा जुडिशली। इंक्वायरीज आज तक जो है वो कंडक्ट नहीं हुई, जस्टिस कभी विक्टिम्स की फैमिलीज को वो प्रोवाइड नहीं हुआ। अब क्या उम्मीद रखी जाती है? प्रोटेस्ट ऑब्वियसली ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं और जून के बाद से इसमें बड़ी शिद्दत भी आई है, एक गम और गुस्सा पाया जाता है। उम्मीद क्या रखते हैं आप? देखिए, अनफॉर्चुनेटली भारत से तो आप कोई उम्मीद नहीं रख सकते, क्योंकि भारत के साथ जो पिछला 4 डेकेड, मोर देन 4 डेकेड्स का जो एक्सपीरियंस रहा है, वहाँ पे जिस तरह भी जनरल साहब भी फरमा रहे थे, वहाँ पे सिर्फ सिख कौम के साथ ज्यादती नहीं, वहाँ पे मुस्लिम्स के साथ हुई, वहाँ पे क्रिश्चियंस के साथ हुई, वहाँ पे दलित के साथ हुई। तो वहाँ पे जो एक अपने आप का एक उन्होंने ढकोसला बनाया हुआ है कि वी आर अ सेक्युलर स्टेट। इन रियलिटी दे आर नॉट अ सेक्युलर स्टेट, इंडिया इज द हिंदुत्व स्टेट। और वहाँ पे हिंदुत्व के अलावा किसी और की एक्सेप्टेंस नहीं है, ये उन्होंने प्रूव किया है। अब बात यह है कि इस वक्त जब पाकिस्तान हमेशा ये बात करता था कि पाकिस्तान के अंदर इन्फिल्ट्रेट करता है इंडिया, और चाहे बलूचिस्तान हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे हमारे जो नॉर्दर्न, हमारा जो नेबरिंग वो थे, बॉर्डर्स थे अफगानिस्तान के साथ, वहां से इन्फिल्ट्रेट करता था, वहां पे उनके जो काउंसिल खाने थे वहां से इन्फिल्ट्रेट होता था, तो हमारी बात की सुनवाई नहीं होती थी। आज जब कनाडा के अंदर ये इंसिडेंट हुआ, और कनाडा, आई रियली अप्रिशिएट देम कि जिस तरीके से कनाडा की हुकूमत ने, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने बरमला इस बात का इजहार किया, उनके साथ अपने सफारती जितने तल्लुकात वक्ती तौर पर उन्होंने सस्पेंड किए हैं वो किए हैं। नॉट जस्ट दिस, कता कलामी की माफी रमेश जी, गुज़िश्ता हफ्ते भी G20 समिट में कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने इसको पर्सनली भी टेकअप किया था, इस मामले को भारतीय वजीर आजम के साथ। तो इस वक्त मेरा ख्याल है कि इस वक्त ये मामला रुकने वाला, मुझे थमने वाला नहीं लगता। और आलमी बरादरी की जो साइलेंस थी, खामोशी थी, जो मैंने सवाल भी किया था, आपको लगता है वो भी अब मजीद बरकरार नहीं रह सकती क्योंकि रद्द-ए-अमल आना शुरू हो गया? बरकरार होनी जरूरी है। अगर ये वाकई ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात करते हैं, इस मामले को अभी यूनाइटेड नेशन का जो जनरल असेंबली का इजलास है वो चल रहा है, एंड आई एम कॉन्फिडेंट, और मुझे उम्मीद है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे गए, जब वो पाकिस्तान का मौक़िफ़ देंगे तो वहाँ पे जहाँ पे जिस मजहब के साथ, जिस कौम के साथ, जिस कौमियत के साथ जुल्म ज्यादती हो रही है, जहाँ पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, चाहे वो भारत है चाहे वो कनाडा है, तो भारत को हमें वो एक्सपोज करना चाहिए। देखिए भारत ने क्या किया, भारत ने हमारे लिए पाकिस्तान के लिए लॉबियस्ट हायर किए, वीलॉग करवाए, उन्होंने PR फर्म्स हायर की, और दुनिया भर में पाकिस्तान को सिंगल आउट करने की बात की, पाकिस्तान का तशख्खुस पामाल करने की कोशिश की। पाकिस्तान के लिए उन्होंने पूरी अपनी मीडिया कैंपेन लॉन्च किया। आज भारत का मीडिया क्या करता है, पाकिस्तान के अंदर एक थोड़ा सा भी कोई इशू हो जाता है तो वो जिस तरीके से उसको उछाला जाता है कि पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटी सेफ नहीं है, पाकिस्तान के अंदर मार दिए गए, हकीकत के वो बिल्कुल बरक्स दिखाते हैं। और हमारी जो एम्बेसीज है, हमारी एम्बेसीज के बाद दुनिया भर में हंगामे करवाए जाते हैं, फसाद करवाए जाते हैं, वहाँ पे प्रोटेस्ट करवाए जाते हैं। और सवाल ये पैदा होता है, जब भारत के ऊपर अपनी आन पड़ी है तो भारत अब वो ढकोसला कर रहा है और अजीबोगरीब किस्म के वो कमेंट्स पास कर रहा है। हकीकत यही है कि जो निजर साहब का मर्डर था, ये एक ऐसी आग की चिंगारी है। आज वो चिंगारी मुझे लगता है भारत को अपनी लपेट में रहेगी और भारत को इसका जवाब देना पड़ेगा। राइट, भारत को इसका जवाब देना होगा। जनरल साहब, आखिरी कमेंट जो रमेश जी ने भी मेंशन किया कि UN जनरल असेंबली का जो 78वां इजलास हो रहा है, जिसमें केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर काकड़ साहब भी शिरकत कर रहे हैं, क्या उम्मीद की जाती है, किस तरह से वो मौक़िफ़ प्रेजेंट करेंगे? उम्मीद है कि वो कश्मीर में जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही हैं उस मसले को उठाएंगे, और जो माइनॉरिटीज के साथ वहाँ सलूक हो रहा है, स्पेशली मुस्लिम के साथ, उसको भी उठाना चाहिए अब, ताकि दुनिया को पता चले कि वहाँ पर क्या जुल्म हो रहा है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही हैं, एंड द वर्ल्ड शुड टेक ए नोटिस, उसका लेना चाहिए। कब तक मतलब दुनिया खामोश रहेगी, कब तक उनका जमीन नहीं जागेगा। अरुण दत्ती जो है वो बताती रहती है कि एक बहुत बड़ी ह्यूमन ट्रेजेडी इज अबाउट टू टेक प्लेस अनलेस द वर्ल्ड वेक्स अप, और इस चीज को कंट्रोल, हिंदुस्तान को रिस्ट्रेन किया जाए। अब देखिए, जब भी इनके बाद लीडर जाते हैं तो
इनके जो लोग हैं जो उनकी पॉलिसी से मुत्तफिक नहीं है, वो भी वहाँ मुजाहरे करके अपनी राय का इजहार करते हैं, और उनके राय का इजहार जो करते हैं उसके रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एब्सोल्युटली। और ना कि उनको राइट। थैंक यू सो मच जनरल साहब, वक्त की कमी है, बहुत शुक्रिया रमेश जी हमें ज्वाइन करने के लिए। सरदार रमेश सिंह अरोड़ा जी इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे थे, सिख रहनुमा, एम्बेसडर एट लार्ज एट करतारपुर कॉरिडोर, और दिफाई तज्जियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर साहब भी हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने कहा द वर्ल्ड मस्ट टेक नोटिस ऑफ दिस। और कब तक आलमी बरादरी इस पर एक चुप सादे रखेगी, खामोशी इख्तियार रखेगी। इसी के साथ ही प्रोग्राम की टीम अलीना शिकरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।